दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिवाली के ठीक एक दिन बाद यानी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन किया गया है लागू। जी हां, दिल्ली सरकार ने ग्राफ 4 लागू करने के साथ ही साथ कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें ऑड इवन का फैसला बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। लगभग ये कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। फिलहाल जो है इस स्थिति का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा कि क्या स्कूल खोले जाएंगे कि या नहीं। इसके साथ निर्माण कार्य को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइसेंस, पाइपलाइन जैसे सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन साफ तौर पर ये बता दें कि मौसम में परिवर्तन होने के भी आसार है और अगर मौसम में परिवर्तन होता है और हवा की गति बढ़ती है तो प्रदूषण थोड़ा बहुत कम हो सकता है। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। बढ़ते प्रदूषण के साथ दिल्ली एनसीआर में हालात बद से बदतर हो गए हैं और आज 5वां ऐसा दिन है जब दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर नजर आए। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली के ग्राफ 4 जो है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन सोमवार को भी दिल्ली AQI सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से आगरा से ताजमहल की तस्वीरें आई, जहां प्रदूषण का असर ऐसा है कि ताजमहल भी पूरी तरीके से ढका नजर आया। वहीं सोमवार को दिल्ली में पूरी तरीके से जो AQI है वो 400 के पार नजर आया। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना इस प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है। ऐसे में AQI लेवल जो है वो गंभीर श्रेणी में है और दिल्ली के लोगों को उससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कई तरह की बीमारियों से दिल्ली वाले अपने आप को जकड़ा महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजधानी दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब स्तर पर चल रही है, लेकिन सरकार प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से पोल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके, किसी तरीके से एहतियातन तमाम कदम उठाकर कोशिश किया जाए कि पोल्यूशन का लेवल कम हो जाए। हालांकि अब इस पर राजनीति होना भी शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने सीधा पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाया है कि पड़ोसी राज्य पराली जलाते हैं, जिसके कारण दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। हालांकि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि सरकार को, दिल्ली सरकार को सिर्फ हरियाणा और पड़ोसी राज्य नजर आते हैं, पंजाब नजर नहीं आता। यानी सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जो राजधानी दिल्ली की स्थिति बनी हुई है उसमें राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन वो आम जनता जिसको इस समय उस गैस चैम्बर में रहना पड़ रहा है, यानी जिस तरीके की स्थिति राजधानी दिल्ली की है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। यानी साफ तौर पे दिल्ली की स्थिति फिलहाल खराब जरूर है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजनीति होने के बाद दिल्ली की जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर उसके बारे में थोड़ा सोचें और राजनीति ना करें तो स्थिति बेहतर हो सकती है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो पोल्यूशन का लेवल है दिल्ली के अंदर बेहद ही खराब स्तर पर है और माना जा रहा है कि अगर मिलकर प्रयास किया जाए तो इसको बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। जैसे जैसे पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई खेतों में बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है और उसी तेज़ी के साथ किसान अपनी पराली को आग के हवाले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ रविवार को ही पंजाब में 3230 मामले आग जलाने के दर्ज किए गए तो हरियाणा में 109 मामले दर्ज किए गए। और यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में बड़ी तेज़ी के साथ मौसम ख़राब हो रहा है और आसमान के ऊपर धुएं के बादल छाए हुए हैं और यही कारण है कि इस समय पंजाब का जो आंकड़ा है वो 17,000 से ज़्यादा हो चुका है और वहीं पर हरियाणा का 1500 के करीब का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। और यही कारण है कि पंजाब सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि यदि धुएं में उन्होंने निकलना है तो मास्क पहनकर निकलें और वहीं पर जो मल्टीविटामिन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करें और जो बच्चे या बूढ़े हैं वो घरों के अंदर ही रहें। और आने वाले समय में बेशक पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार धान की फसल को कम आग लगाई जा रही है और वहीं अब देखना होगा कि दोनों सरकारों के जो उपाय हैं वो कहां तक कारगर साबित होते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र के 17 शहरों में प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर इन 17 शहरों के लोकल बॉडी को निर्देश दिया है कि वो एक हेल्थ एक्शन प्लान तैयार करे और प्रदूषण से होने वाली बीमारियों जैसे कि
सीने में दर्द, इसके अलावा आंखों में जलन या सांस की कोई समस्या होती है तो स्पेशल मॉनिटरिंग करें। इतना ही नहीं, अगर मुंबई की बात करें तो बीएमसी ने अब तक 154 किलोमीटर सड़कों को धोया है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सुप्रिया सुले ने जो महाराष्ट्र में प्रदूषण बढ़ रहा है इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सबकी निगाहें हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर है, क्योंकि आज हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ये बताएगी कि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए ये सरकार और बीएमसी क्या कर रही है और क्या एक्शन प्लान तैयार किया है। कैमरा विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सरदार शहर से एक बार फिर से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करा दिया। यहां से वे लगातार 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार उन्हें जबरदस्त जीत भी हासिल हुई है। इस बार बीजेपी ने उनके सामने महेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया, जो कि यूआईटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अशोक गहलोत के सामने उनका राजनीतिक कद भले ही छोटा हो, लेकिन उनका दावा है कि वे पार्टी की ओर से मोदी सरकार की योजनाओं का साथ लेकर अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जहां तक बात की जाए तो उनके परिवार के लोग आज उनके नामांकन पर्चे जमा कराने के दौरान मौजूद थे। उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी बेटी मौजूद थी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज जोधपुर में थे, जिन्होंने इस नामांकन आशीर्वाद समारोह कार्यक्रम में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। तो यहाँ पर जोधपुर की जनता अब इसी बात को लेकर कयास लगा रही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से इस बार डबल हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, क्योंकि 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और 6ठी बार फिर से चुनाव मैदान में, और यदि जीतते हैं तो उनकी जीत का अंतर कितना बड़ा होगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। महादेव वेटिंग ऐप समेत 22 अवैध वेबसाइट और एप्लीकेशन पर केंद्र सरकार के बैन के बाद छत्तीसगढ़ के चुनावी राजनीति और भी तेज हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के जांच को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लेट लतीफी कही गई है, इसको ध्यान में रखकर 22 वैसे अवैध एप्लीकेशन जो ऐप को वेटिंग को बढ़ावा दे रहे थे, उस पे सरकार ने तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। हालांकि इस महादेव वेटिंग ऐप पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सीधा हमला बोला है। भूपेश बघेल ने ट्विटर पर कहा है कि आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी हमले तेज हो गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 22 वेटिंग ऐप पर तत्काल प्रभाव से बैन के बाद छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा और भी गर्म है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर की बातचीत का एक अंश देखने को मिल रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर जो बातचीत हो रही है, करोड़ों रुपए को लेकर, वो बातचीत इसमें वीडियो में दिखाई दे रही है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस वीडियो को गलत ठहराया है और साथ ही मुरैना में इस वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस वीडियो को लेकर हमलावर है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि अब ईडी और सीबीआई क्या नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर जाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की भी मांग की है। हालांकि ये पूरा विषय अब जांच का है। इस वीडियो की जो पुष्टि अब तक नहीं की गई है। ये वीडियो तेजी से मध्य प्रदेश में वायरल हो रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक दीपावली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान समेत कई चेहरों को जगह दी जा सकती है। खास बात ये भी है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में खासकर पिछड़ों को साधने में जुटी बीजेपी इस वर्ग से आने वाले नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। बीते सप्ताह दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ यूपी बीजेपी के नेताओं की बैठक में भी पिछड़े वर्गों की राजनीति को लेकर चर्चा हुई थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा रामपुर से आकाश सक्सेना समेत कई दूसरे नामों की भी चर्चा तेज हो गई है।
यही नहीं, खास बात ये भी है कि खुद ओम प्रकाश राजभर भी 7 नवंबर के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार का दावा कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति ने देश में क्रिमिनल लॉज में जो बदलाव होने हैं, यानी कि सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव के मसौदे को आज स्वीकार कर लिया है। संसद भवन में आज हुई बैठक में इनके मसौदों को स्वीकार किया गया। संबंधित ड्राफ्ट रिपोर्ट जो इससे जुड़ी हुई थी उसको एडॉप्ट किया गया। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने इसमें डिसेंट नोट भी लगाया है कि उन्हें इसमें कई चीजों से आपत्ति है। आज की बैठक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पर ड्राफ्ट रिपोर्ट को एडॉप्ट करने के लिए ही बुलाई गई थी और अहम बैठक थी। आज संसद की अस्थायी समिति के द्वारा एडॉप्ट करने के बाद सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम के नए मसौदे को एक तरह से स्वीकृति मिली है और अब संसद का जो अगला सत्र होगा, जो कि दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है, उसमें इसमें जो भी बदलाव है उसको सरकार सदन में लाएगी और संसद से मुहर लगने के बाद देश के क्रिमिनल लॉज में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ गए। केदारनाथ की ये यात्रा उनकी निजी यात्रा है। 5 राज्यों में मतदान से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर हैं। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने लोगों के साथ वक्त बिताया और चाय का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान वो लोगों को चाय भी बांटते नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने इसे चाय सेवा का नाम दिया है। इससे पहले राहुल गांधी नई दिल्ली से देहरादून हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से सीधे ही हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि आज उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ का दौरा किया, जहां पूजा अर्चना की। हर हर महादेव। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधानसभा से पास हुए विधेयकों को मंजूरी देने में हो रहे विलंब को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्यपालों को आत्मावलोकन करना चाहिए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट आता है तभी अमूमन राज्यपाल काम करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पंजाब सरकार ने याचिका में विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की असंवैधानिक निष्क्रियता से पूरा प्रशासन ठप पड़ गया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के पीठ के सामने सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल के पास बिल को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस पर पंजाब सरकार की ओर से पेश हो रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल पूरी विधानसभा से पारित विधेयकों को रोके हुए हैं। गौरतलब है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान वाली आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनातनी चल रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि संबंध में 10 नवंबर तक ब्यौरा दें। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली। बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। 5 दिनों तक यह सत्र चलने वाला है। यूं तो हर जो शीतकालीन सत्र होता है वह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सरकार जो जाति आधारित गणने हुए थे उसके आंकड़े को सदन के पटल पर रखने वाली है। इसके साथ साथ जो आर्थिक और सामाजिक जो सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं उसको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा और साथ ही विपक्ष के साथ अगले 2 दिनों तक इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन अंदर जो चर्चाएं हो रही थी उसके बाद विपक्ष के सारे जो विधायक हैं वह बाहर निकल आए हैं। हालांकि सरकार के जो संसदीय मंत्री हैं उन्होंने सदन के पहले ही आग्रह किया था विपक्ष के लोगों से कि वो सकारात्मक बहस करें, चर्चा करें, हंगामा ना करें। बावजूद उसके आज जो विपक्ष का हंगामा है उससे यही संकेत होता है कि अगले 5 दिनों तक यह शीतकालीन सत्र जो है यह हंगामेदार ही रहने वाला है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है और दिल्ली सरकार के इस कदम से लगभग 80,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया जिसमें सरकार ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को बोनस देगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी मेरा परिवार हैं। त्योहारों के इस सीजन में हमने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए समांतर एजेंसी लगाने का प्रस्ताव भी पास किया है। यानी लगातार दिल्ली सरकार दिवाली
जैसे जैसे पास आ रही है, सरकारी कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो या मार्शल हो, उनको नियमित करने का लगातार काम कर रही है और वहीं एक के बाद एक तोहफे भी दे रही है। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। कांग्रेस की समाजवादी पार्टी में सेंधमारी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और कई बार के सांसद रहे रवि वर्मा ने आज अपने तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी को बड़ी चोट पहुंचाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि वर्मा को कांग्रेस में शामिल कर लिया। रवि वर्मा ने पिछले हफ्ते ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही है। रवि वर्मा ने अपनी बेटी और समाजवादी पार्टी की लखीमपुर से प्रत्याशी रह चुकी पूर्वी वर्मा और कई बड़े नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता हासिल की। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके आजमा रही है। आज कांग्रेस में सपा के कई जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के अलावा आज AIMIM और पीस पार्टी के भी तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में कल 2359 ग्राम पंचायत के लिए यहां पर वोटिंग हुई थी, जिसके ग्राम पंचायत के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। अब तक 1026 ग्राम पंचायत किसने जीती है, इसका पता चला है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 278 जो ग्राम पंचायत है उस पर अपना झंडा लहराया है। तो अजित पवार नंबर 2 पर है, उनके पास 209 ग्राम पंचायत उनके साथ आ चुकी है। तीसरा जो आंकड़ा है वो शिंदे गुट का है, उनके पास 136 ग्राम पंचायत पे जीत हासिल हुई है। तो कांग्रेस 90, एनसीपी पवार गुट 61, उद्धव ठाकरे 56 और दूसरे अन्य दल और निर्दलीय 213 सीटों पर यहाँ पर जीत चुके हैं। यानी अब तक पूरे 1026 पर नजर डाले तो महायुति 640 ग्राम पंचायत जीतकर सबसे आगे है। तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 207 ही सीट मिल चुकी है। यानी जाहिर है ग्राम पंचायत चुनाव में यहाँ पर सत्तारूढ़ महायुति का ही बोलबाला है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, छत्रपति संभाजीनगर। मनोज जरांगे पाटिल द्वारा भूख हड़ताल वापस लेने के बाद मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। आज मंत्रालय में सरकार द्वारा गठित की गई शिंदे कमेटी की बैठक जो है मराठा आरक्षण को लेकर चल रही है। इस बैठक में पूर्व न्यायाधीश शिंदे, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव राजगोपाल देवड़ा और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सुमंत भांगे शामिल हैं। इसके अलावा मीटिंग में 8 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हुए हैं। मीटिंग में जरांगे पाटिल द्वारा दी गई समय सीमा 24 दिसंबर तक मराठा समुदाय को कुंडी प्रमाण पत्र देने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर मजबूती से पक्ष रखे, इस पर चर्चा जो है वो की जा रही है। इन सब के बीच मुंबई में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी जो है मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से आज मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी रैली निकाली गई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस रैली को इजाजत नहीं दी है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दीपावली के मौके पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जम्मू कश्मीर में दीपावली के मौके पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकियों की ओर से टिफिन में आईडी लगाई गई थी, लेकिन हमारे जवानों ने समय रहते ही उस आईडी को निष्क्रिय कर दिया। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बर्फ पड़ने से ठीक पहले LOC के बेहद नजदीक पहुंचे आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बेहद ज्यादा संख्या में आतंकी लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं, ताकि इन आतंकियों को एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। आउटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और हमारे बहादुर जवानों के हुए दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।
पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस पहली ऐसी फोर्स बन गई है जिनके द्वारा किसी टेरर एक्यूज्ड पर जीपीएस मॉनिटरिंग एंकलेट लगाया गया है और पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन के अनुसार ये जो गुलाम मोहम्मद भट्ट व्यक्ति है ये 50 लाख के करीब हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरे सेपरेटिस्ट्स की फंडिंग के लिए गैस सिलेंडर में छुपा के पैसे ले जा रहा था और इसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार ये अब बेल के लिए अप्लाई कर रहा था और उसी दौरान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो विंग है उनके द्वारा उनके वकीलों द्वारा कोर्ट में दलील दी गई कि गुलाम मोहम्मद भट्ट नामी ये टेरर एक्यूज्ड काफ़ी खतरनाक है और इसे अगर बेल दी जाती है तो इस पर कोई ट्रैकर लगना चाहिए जिससे इसकी जो मूवमेंट है उसे मॉनिटर किया जाए। कैमरामैन जुमर रशीद के साथ आसुफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। इजराइल और हमास के बीच